चलो बेटा, आज हम फिर दोबारा इस सेशन में उपस्थित हैं और फिर हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड की बात हिंदी की करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उसमें बहुत सारे लेखकों के जीवन परिचय आते हैं, तो उसमें आपसे किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपसे लिखवाया जाता है। किसमें? बोर्ड एग्जाम में। तो कम से कम 4 लेखक तो होते ही हैं, 3 या 4 लेखक देता है और उन 3 या 4 लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी आलोचनाएं, उनके निबंध आदि पर प्रकाश आपसे डलवाता है। तो कभी कभी होता है क्या है, बच्चे जीवन परिचय लिख देते हैं और उनके जो रचनाएं हैं, निबंध हैं, वो नहीं लिख पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये 5 नंबर में सवाल आता है, यही गद्य में है और ऐसा ही पद्य में है। ठीक है, तो आपको 3 नंबर पर जीवन परिचय आता है और 2 नंबर में उनकी रचनाओं से संबंधित पूछता है। इसी जीवन परिचय में लिखना होता है आपको, ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा देता है, नहीं, इसी में होता है। बच्चे गलती कर जाते हैं, उनको लिखना ही नहीं आता है, खाली जीवन परिचय लिख दिया और नीचे कुछ लिखते ही नहीं। तो उसी कन्फ्यूजन को, किसकी? जीवन परिचय में जो कन्फ्यूजन है बच्चों के मन के अंदर, उन्हीं कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मुझे यूट्यूब पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। तो ये जीवन परिचय पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको जिसका जीवन परिचय अच्छा लगे उसका लिख दें। बहुत सारे लेखकों के आते हैं, अधिकतर 3 या 4 लेखकों के वो दे देता है, उनमें से किन्हीं एक का आपको लिखना पड़ रहा है। चलिए, समय ज़्यादा हो जाएगा, समय को कमी देखते हुए इस पे चलते हैं। हम लिखते हैं किसका, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्या, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की बात करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए, कितने प्रयास किए, कितने प्रयासों में सफल हुए, कितनों में नहीं हुए, इसी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं, चलो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बता रहे हैं आपको। हो सकता है आप किसी और का लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका भी लिखना है आपको, तो उसमें उनका नाम यहाँ जरूर लिखना है, काले पेन से, ब्लैक पेन से। ठीक है, अब आगे लिख देना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था बेटा? 1884 ईस्वी में। कहाँ पर? बस्ती जिले के अगोना नाम ग्राम में हुआ था। क्या? किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, बस्ती जिला है, उस जिले में कोई गांव लगता है, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये हो गया। अब इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था बेटा? तो इनके पिता का नाम श्री, ठीक है, श्री चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। ठीक है, था। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। FA कोई इंटरमीडिएट कॉलेज होगा जहां इन्होंने पढ़ाई की होगी, में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। क्यों छूट गई? उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति घिर ही जाता है अधिकतर कामों में। कोई भी किसी तरह का कोई भी कारण रहा होगा, ये तो हम नहीं कह सकते कि किस वजह से छोड़ी, क्या किया। फिलहाल इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। किसने? श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण, बहुत से व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होते हैं, शान से जीते हैं और शान से ही मरते हैं। स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर, किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर, ठीक है, मिर्जापुर में कोई स्कूल होगा, ठीक है, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। सरकारी नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद
मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में मिशन स्कूल में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने किन किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था? इसमें लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया? इसमें लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, बांग्ला, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान, आदि भाषाओं का या आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आनंद कादंबनी पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। आनंद कादंबनी में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। फिर इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा, कहाँ पे बेटा? काशी में है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी से संबद्ध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। जब कुछ अच्छा काम करोगे, अच्छा ज्ञान अर्जित करोगे तो विद्वानों में तो गिनती होती है। ऐसी थोड़ी ना विद्वानों में गिनती हो जाएगी कि आता नहीं है, कुछ भी कम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है आपको और आपकी गिनती उच्च विद्वान में नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप अच्छे विद्वान नहीं बनेंगे तब तक आपकी गिनती कैसे हो जाएगी उच्च कोटि के विद्वानों में? ये तो आप भी जानते हैं। विद्वानों में होने लगी। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। कहां पे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नियुक्त किए गए। अब किए गए वहां बाबू श्याम सुंदर दास के बाद इनको, ठीक है, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। अब शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था, नाटक लिखने की ओर ले गई, निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्रों में इन्होंने जो सर्वोपरि स्थान बनाया वह आज तक बना हुआ है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह त्रिकांत पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया या स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय। अब इनके बारे में बात करते हैं कि इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, रचनाएं कौन कौन सी हैं, निबंध कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या है बेटा, थोड़ा कृतियां शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। किसकी? शुक्ल जी की। कौन कौन सी हैं? निबंध शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना इनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए। समझ गए आप अपनी बात? अब नंबर 2 आते हैं बेटा, आलोचना। किसकी? रामचंद्र शुक्ल की आलोचना। शुक्ल जो आलोचना के सम्राट थे, उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी। रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर विस्तृत आलोचनाएं तथा सूरदास आदि उनके आलोचना विधा पर लिखे गए अद्वितीय ग्रंथ हैं। समझ गए इतनी बात? ठीक है। अब आता इतिहास। इतिहास में इनकी क्या भूमिका थी? इतिहास, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। अब संपादन इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, बिरमर गीत, सार तथा आनंद कादंबनी आदि का कुशल संपादन किया। किन्होंने? शुक्ल जी ने। अगर बेटा ऐसा लिखोगे आप तो मैं यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं
आपको 5 में से 5 नंबर, अगर राइटिंग बढ़िया है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, सुलेख जिसको कहते हैं, अगर वो बढ़िया है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसा है ये बोर्ड बेटा डिजिटल तो नहीं है, अगर डिजिटल हो तो हम आपको पूरा बता देंगे, इसको लिखने में काफ़ी समय लगता है और ये शायद हम आपको एक ही जीवन परिचय बता पाएंगे और बाकी हम समझा देंगे आपको, क्यों लिखने में बेटा काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इतना आ भी नहीं पाता है किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो उस पर हम पूरा बताते आपको, लेकिन अगर ऐसा भी लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया है, सुलेख बढ़िया है, इस आधार पे आप लिखोगे। टॉपिक बाई टॉपिक, मतलब जैसे हमने ये मालूम करा, जैसे चलो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा, आप महादेवी वर्मा का लिखो, किसी का भी लिखो, लेखक का नाम बेटा ब्लैक पेन से काले पेन से डालना है और उनकी जो क्या बोला जन्म हुआ वो भी काले पेन से डालना है, ब्लैक पेन से डालना है और जहां पर हुआ वो भी और जिस ग्राम में हुआ वो भी डालना है। अब इनके पिता का नाम, भाई जब कोई व्यक्ति होते हैं और ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं, ठीक है, कोई भी जब इंसान होता है तो माता पिता जरूर होते हैं उनके, तो पिता का नाम हम काले से डालेंगे, जिस कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ली वो हम काले से डालेंगे, मतलब ब्लैक से डालेंगे, और क्या बोलते हैं जिस स्कूल में अध्ययन किया वो ब्लैक से डालेंगे, जिसमें उन्होंने काम किया वो जो मेन पॉइंट हैं वो हम ब्लैक से ही डालेंगे। तभी तो एग्जामिनर देखेगा कि सारा नीले से लिखा हुआ और ये काले से लिखा हुआ, तो डायरेक्ट जो उसकी नज़र होती है, जो निगाहें होती हैं वो डायरेक्ट उसी पे पड़ेंगी, किस पे, मेन पॉइंट पे, जिसको मेन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, या खास बिंदु, तो उस पर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, तभी वहां से आपको नंबर देना स्टार्ट कर देगा है। ये तो आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का हल। ऐसे ही आपको, ये तो हमने क्या बोलते हैं आपको गद्य का बताया, ऐसे ही पद्य का लिखना है आपको। तो ये बेटा डिजिटल बोर्ड नहीं है जो हर जीवन परिचय हम आपको बताएं। और एक बात और भी, हम खुद एक विकलांग व्यक्ति हैं, बहुत सारा संघर्ष करते हैं, हाँ हम पढ़ा नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हर व्यक्ति प्रयास करता है। तो ये हमने आपको बताया आज जीवन परिचय, और ऐसे ही हम आपको रस बता चुके हैं, छंद बता चुके हैं, अलंकार बता चुके हैं बेटा, ठीक है। अब और हाँ, हमने व्याख्या का आपको संदर्भ भी बता दिया है, प्रसंग भी बता दिया, व्याख्या कैसे लिखनी है, प्रसंग कैसे लिखना है, संकेत कैसा लिखना है। हमारी पीछे, मतलब जो हमारी पिछली वीडियो है वो हम उसमें डाल चुके हैं, अगर आप उसको विजिट करना चाहें तो देख सकते हैं। और आई होप, मैं पसंद करता हूँ कि ये वीडियो या ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ये था जीवन परिचय, 5 अंक में आता है, 5 नंबर में गद्य में आता है, 5 नंबर का पद्य में आता है, 3 नंबर में जीवन परिचय होता है और 2 नंबर में आपको इसकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताया जाता है। और ऐसा ही पद्य में होता है, ये तो हमने गद्य का बताया, ऐसी पद्य में होता है, सूरदास तुलसीदास हैं और क्या बोलते हैं बहुत सारे और हैं। तो ऐसी उसमें लिखना है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ आप उसका मन से चिंतन नहीं करते हैं आपको कठिन ही लगती है। जिस दिन आप उसका मन से गहन अध्ययन करने लगेंगे ना, तो वो कठिनता से सरलता की ओर स्वयं खिंची चली आती। क्यों, बस तैयारी का फर्क है, तैयारी तो आपको करना पड़ेगी। और हम जो आज यहाँ तक आए हैं कोई ऐसे ही नहीं आ गए हैं, बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सारी ख्वाहिशें मारी हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, तब यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। व्यक्ति देख लेता है कि फलाना व्यक्ति है, बहुत अच्छी उस पर है, लेकिन उसके जो पीछे का संघर्ष होता है ना, पिछले किस किस रास्ते से होकर वो गुजरता है, वो नहीं देखता है कोई भी। पद सब देख लेते हैं, कुर्सी सब देख लेते हैं, लेकिन उसके कांटों भरा जो बिस्तर है, जो रास्ता रहा है, वो कोई नहीं देख पाता। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं पसंद करता हूँ आप लोगों को इसको गहन अध्ययन करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आया हो तो और जो आपके साथी लोग हैं, एक दूसरे के साथी लोग होते ही हैं, मित्र जिनको कहते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब का भी भला हो। होते हैं कुछ बच्चे, जैसे मैं ही हूँ, मैं ही एंटीगैप हूँ, विकलांग हूँ, आने जाने में दिक्कत होती है। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको आने जाने में स्कूल में दिक्कत होती है। तो लेकिन अगर ये, और आज के ज़माने में आप ये भी जानते हैं कि मोबाइल हर किसी के पास है, इसको अगर देख लेंगे तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं उनकी दूर हो जाए। मुझे तो यही उम्मीद है कि अगर इसको देख लेंगे तो समस्या होगी नहीं बिल्कुल किसी तरह की। वही बताया है जो एग्ज़ाम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यूट्यूब पे हमें
सब्सक्राइब करिए और ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और एक लाइक और एक कमेंट करिए।